चुका था। छोटू अपनी जगह से हिला तक नहीं, क्योंकि वो जानता था कि एक गलत कदम उसकी। हेलो गाइस, अगर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए टेलीग्राम से सब्सक्राइब करो। सुपर योद्धा पॉकेट एफएम दूसरे या तीसरे या पहले नंबर पे एक चैनल आएगा जिसमें 20,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है, 20,200। तो उस चैनल को ज्वाइन करो। ये एपिसोड भोजने डाला है चलेगा, फिर चैनल ज्वाइन मत करो, उधर सबसे पहले एपिसोड मिलेगा, उधर से इस एपिसोड को दिया गया है। आखिर किस योद्धा की ऐसी काबिलियत हो सकती है जो इतना खतरनाक निशान तैयार करे? ये निशान तो पूरे प्लूटोनियम को खत्म करने की काबिलियत रखता होगा। छोटू को लगने लगा था कि वाकई उसके सामने जो निशान बन रहा था वो आसानी से दुनिया हिलाने के लिए काफी था। यहाँ तक कि कोई परमजीत भी अगर उस निशान पर गिर जाता तो वो एक झटके में मारा जाता। सिर्फ एक नहीं बल्कि इंद्रजीत रैंक के योद्धा तक जैसे महेंद्र, तावांग और बाकी लोग भी इस निशान के सामने काफी मुश्किल में पड़ जाते। इसलिए छोटू सोचता जा रहा था कि आखिर उस जगह पर कौन ऐसा निशान बना सकता था, और तो इस जगह पर ऐसा निशान बनाने के पीछे उस योद्धा की मंशा क्या होगी। इस रहस्य के बारे में सोचकर छोटू थोड़ा परेशान दिखने लगा और उसने उस निशान को देखते हुए कहा, ये निशान तो किसी तकनीकी जाल जैसा लग रहा है। अगर ऐसी बात है तो इस जाल को काबू करने वाला हिस्सा कहीं तो होना ही चाहिए। ये कहते हुए छोटू यहाँ देखने लगा। तभी अचानक उसे नदियों से जुड़ने की जगह पर अचानक एक जगह दिखने लगी। वो लावा नदियों के जुड़ने पर जो जगह बनी थी वो किसी लावा तालाब जैसी लग रही थी, जिसमें से लगातार खौलते लावा के बुलबुले निकल रहे थे। उस तालाब का तापमान इतना ज्यादा था कि कोई परमजीत तक वहां जाकर चुटकियों में राख में बदल जाता। छोटू और उस तालाब को देखता जा रहा था जो उन बड़ी नदियों के जाल के बीच नजर आ रहा था। अगली पल उसके चेहरे की परेशानी थोड़ी बढ़ने लगी और साथ ही उसकी आंखों में हैरानी नजर आने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस खौलते लावा के तालाब के बीच एक अजीब सी पथरीली समाधि दिख रही थी। वो पथरीली समाधि पूरी तरह लाल रंग की थी और चुपचाप उस तालाब के ऊपर। हेलो गाइस, अगर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए टेलीग्राम के सब्सक्राइब करो। सुपर योद्धा पॉकेट एफएम दूसरे या तीसरे या पहले नंबर पे एक चैनल आएगा जिसमें 20,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है, 20,200। तो उस चैनल को ज्वाइन करो। ये एपिसोड भोजने डाला है चलेगा, फिर चैनल ज्वाइन मत करो, उधर सबसे पहले एपिसोड मिलेगा, उधर से इस एपिसोड को दिया गया है। शरीर को देखता रहा जो उस पथरीली समाधि के अंदर था। तभी अचानक छोटू को अपने शरीर का खून उबलता हुआ महसूस होने लगा। इस अजीब एहसास के चलते उसने तुरंत अपनी नजरें उस रहस्यमयी आदमी से अलग की, क्योंकि उसकी धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। इसी के साथ छोटू के चेहरे पर अजीब सा खौफ नजर आने लगा और उसके जहन में बहुत से सवाल आने लगे। आखिर ये रहस्यमय शरीर है किसका? इसे महज एक पल देखने पर मुझे अजीब सा लगने लगा है। ऐसा तो आज से पहले कभी नहीं हुआ। इस खौफनाक एहसास के साथ छोटू का शरीर पसीने से भीग गया, क्योंकि उस रहस्यमय लावा की दुनिया में सब कुछ बहुत ही अजीब और डरावना था। इस दौरान वो समाधि लावा पर तैरती रही, जिसके साथ ही उसमें से बहुत ही खतरनाक शक्तियां महसूस की जा सकती थी। एक पल सोचने के बाद छोटू को समझ आया कि उस लावा के विशाल जाल की खतरनाक शक्तियों के पीछे कहीं न कहीं उस पथरीली समाधि की शक्तियां थी। उसमें से बेतहा शक्तियां निकलकर लावा की नदियों में जा रही थी। लेकिन छोटू ने नजारा देखकर कहा, ऐसा लग रहा है जैसे शक्तियां किसी चीज को दबा रही हैं, लेकिन वो चीज आखिर वो क्या सकती है? इसके तुरंत बाद अचानक छोटू को जैसे बिजली का झटका आया और उसने अपनी नजरें नीचे करते हुए उन लावा नदियों के जाल के नीचे देखा। उस जगह पर उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था, जो ऊपर आने को बेताब लग रहा था, मगर नदियों की शक्तियों ने उस अंधेरे को दबा कर रखा हुआ था। छोटू इस बारे में सोच भी नहीं सकता था कि उस अंधेरे में कौन सी ताकत छुपी थी। एक तरह से उन नदियों के जाल के ऊपर और नीचे अलग अलग हिस्से थे, ठीक वैसे जैसे किसी काल कोठरी के अंदर और बाहर की जगह होती। छोटू उस अंधेरे में अपनी अंदरूनी शक्तियां भेजने की कोशिश करने लगा ताकि वो उसके अंदर झांक सके, मगर तभी उसे अपना शरीर ठंडा पड़ता हुआ महसूस होने लगा और साथ ही उसका दिमाग भी जम गया था। यह एहसास कुछ ऐसा था जैसे छोटू को बर्फ के अंदर डाल दिया गया। इस एहसास के चलते उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गया कि जो कुछ भी उस अंधेरे में छुपा था वो जरूर कोई शैतानी ताकत थी, जिसका सामना छोटू हरगिज नहीं कर सकता था। इस वजह से छोटू ने तुरंत अपनी नजरें हटाते हुए परेशानी भरी आवाज में कहा, ये जगह कुछ ज्यादा ही अजीब है। मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा कहते तब छोटू का चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था और वो घबराहट के मारे वहां से जाने लगा। आखिर उस जगह का रहस्य कुछ ज्यादा ही खतरों से बना था, जिसमें न सिर्फ एक बेहद ताकतवर जाल था बल्कि एक रहस्यमय शरीर और अंधेरे की शैतानी शक्तियां भी थी। छोटू इन चीजों से बहुत दूर रहना चाहता था, इसलिए वो खुद को संभालते हुए वहां से जाने लगा। लेकिन जैसे वो वापस जाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा तो अचानक उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके शरीर से एक सफेद चमकदार रोशनी बाहर निकलते हुए धीरे धीरे पीछे जाने लगी। ये चमकती हुई चीज थी छोटू का रहस्यमय तिलिस्मी पत्थर। छोटू तुरंत पीछे मुड़ा और खौफ से भरी निगाहों से देखने लगा कि कैसे वो रहस्यमय तिलिस्मी पत्थर धीरे धीरे उड़ते हुए उस लाल बालों वाले आदमी के पास जाने लगा, जो पथरीली समाधि के अंदर था। ये नजारा देखते ही छोटू के रोंगटे खड़े हुए और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। इस दौरान सफेद तिलिस्मी पत्थर धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था और छोटू हैरत और खौफ से भरी निगाहों से उसे जाते हुए देखता रहा। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि छोटू को संभलने का मौका ही नहीं मिला। फिर खुद को समझाते हुए छोटू अपनी अंदरूनी शक्तियां इस्तेमाल कर उस रहस्यमय तिलिस्मी पत्थर को वापस अपने पास बुलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम साबित हुई। आखिर में उसकी नजरों के सामने वो तिलिस्मी पत्थर सीधे उस पथरीली समाधि के ऊपर जाकर रुका। तभी छोटू के माथे से पसीना टपकने लगा, लेकिन वो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर पथरीली समाधि के अंदर मौजूद लाल बालों वाला आदमी था कौन। बल्कि छोटू तो ये भी नहीं जानता था कि वो आदमी सच में मरा हुआ था या फिर वो जिंदा था। इतना ही नहीं, अगर वो आदमी अपनी आंखें खोल लेता तो छोटू का क्या हाल होता, इस बारे में सोचकर उसकी धड़कनें बहुत बढ़ गई थी। लेकिन बढ़ती बेचैनी के बावजूद छोटू कुछ नहीं कर पाया। वो तिलिस्मी पत्थर को यहाँ छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जा सकता था।
फिर छोटू की बेचैनी भरी निगाह के सामने वो सफेद पत्थर कांपने लगा और उसमें से निकलती सफेद रोशनी ने लाल बालों वाले आदमी को ढक लिया। इस दौरान छोटू समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो तिलस्मी पत्थर करना क्या चाहता था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो पत्थर वाकई उस लाल बालों वाले आदमी को जगाने की कोशिश कर रहा था। छोटू लगातार अपने शरीर से शक्तियां निकालते हुए खुद को किसी भी हालत के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन छोटू की उम्मीद। हेलो गाइस, अगर आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कोड चाहिए टेलीग्राम के चैनल में जाकर सर्च करो। सुपर योद्धा पॉकेट अकाउंट दूसरे या तीसरे या पहले नंबर पे एक चैनल आएगा जिसमें 20,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है, 20,200। तो उस चैनल को ज्वाइन करो। ये एपिसोड को जो डायरेक्ट मिशन लेकर पे चैनल ज्वाइन मत करो, उधर सबसे पहले एपिसोड मिलेगा, उधर से इस एपिसोड को लिया गया है। वापस छोटू के पास आ गया। वहीं छोटू ने तुरंत उस तिलस्मी पत्थर को अंदर रखा, मगर वो देखने लगा कि कैसे उसके ठीक सामने लाल रंग की रोशनी तैरने लगी थी। ये रोशनी वही लाल रोशनी थी जो लाल बालों वाले के शरीर से निकली थी। छोटू इस नजारे को देखकर दंग रह गया था, लेकिन जब उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर हल्की झिझक के साथ उस रोशनी को अपने हाथों में लिया तो धीरे धीरे उस लाल रंग की रोशनी की चमक गायब हुई और छोटू को दिखा कि वो एक लाल रंग का पत्थर था जिसके अंदर आग बनी हुई थी। उस पत्थर में किसी तरह के अजीबोगरीब निशान नहीं बने थे, मगर फिर भी उसमें प्राचीन शक्तियां थी जिसे छोटू महसूस कर पा रहा था। उस लाल पत्थर को गौर से देखने पर छोटू को दिखा कि उस पर लावा से एक प्राचीन लफ्ज बना हुआ था जो देखने में बड़ा ही रहस्यमय लग रहा था। उस लाल पत्थर को देखकर छोटू ने हल्की परेशानी के साथ कहा, आखिर ये है क्या चीज? छोटू उसकी बेहद खतरनाक प्राचीन शक्तियों को महसूस तो कर पा रहा था, लेकिन वो उस पत्थर का इस्तेमाल करना ही नहीं जानता था। इसलिए वो मजबूरी में अपना सिर हिलाते हुए चुपचाप उस पत्थर को अपने पास रखने लगा। वो जानता था कि उस पत्थर को तिलस्मी पत्थर अपने पास लाया था, इसका मतलब उसके कुछ फायदे तो जरूर होंगे। छोटू ने एक बार फिर अपनी नजर उस आदमी की तरफ की जो पथरीली समाधि में लेटा हुआ था। उसकी आंखें अभी भी बंद थी, जैसे उसे कुछ पता ही न चला कि रहस्यमय तिलस्मी पत्थर ने उसके शरीर से वो लाल पत्थर बाहर खींच लिया था। छोटू कुछ देर तक शांत रहा, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि इतने ताकतवर इंसान को ऐसी किसी चीज का पता कैसे नहीं चल सकता था। थोड़ा सोचने पर छोटू को लगने लगा कि शायद वो रहस्यमय तिलस्मी पत्थर उस लाल बालों वाले आदमी से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ था। इससे साफ हो गया कि वो आदमी जरूर हजारों साल पुराना था। छोटू वहीं खड़े खड़े कुछ देर तक सोचता रहा, लेकिन फिर उसने धीमी आवाज में कहा, बेहतर यही होगा कि मैं आप चलता बनूं। भले हालात उतने बुरे नहीं थे जितना कि छोटू ने सोचा था, लेकिन फिर भी वो उस जगह पर बहुत घबराहट महसूस कर रहा था। इसलिए वो उस जगह पर रहना ही नहीं चाहता था। इस ख्याल के साथ ही वो पीछे मुड़ा और तेजी से उस जगह से बाहर जाने लगा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि इस बार उसके साथ कुछ अटपटा नहीं हुआ, इसलिए वो तुरंत इस जगह से बाहर निकलकर ऊपरी तालाब में पहुंच गया जहां से उसने मूल आत्मा की तरह हासिल किया था। उसके जाने के बाद वो दुनिया एक बार फिर खामोशी में डूब गए। कुछ देर की खामोशी के बाद अचानक से वो जगह कांपने लगी और वहां लोहे की जंजीरों की आवाजें गूंजती सुनाई पड़ी। जंजीरों की इस आवाज के तुरंत बाद एक दिल दहला देने वाली चीख उस जगह पर गूंज उठी। लावा की नदियों के नीचे मौजूद अंधेरा हिलता नजर आने लगा था और उसमें से तकरीबन 10,000 फुट बड़ा काले रंग का हाथ आगे आकर सीधे उस लाल रंग की पथरीली समाधि से टकरा गया। उसके ऐसा करने पर लावा की नदियों का जाल भी शक्तियां इस्तेमाल करने लगा, जिसके चलते सारी नदियां उस हाथ में किसी सांप की तरह लिपटते हुए उसे जकड़ने लगी। दोनों लोगों के सामने से अचानक पूरी जगह कांप उठी। तभी अंधेरे में से लाल रंग की दो शैतानी आंखें चमकने लगी। धीरे धीरे नजर आने लगा कि वो लावा ढेर सारी नदियां असल में लावा की ताकतवर जंजीरें थी जो उस शैतान को नीचे दबाए हुए थे। इन खास जंजीरों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे जिनके चमकने पर उनकी ताकत और ज्यादा बढ़ गई। तभी जंजीरों के जकड़ने पर उस विशाल काले हाथ से सफेद कोहरा निकलने लगा, जिसके साथ ही उसकी गुस्से भरी दर्दनाक चीख उस जगह पर गूंजने लगी। जो कि बाहर आने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई, तो वो बड़ा सा हाथ एक बार फिर अंधेरे में वापस लौट गया। उस शैतानी हाथ के नीचे जाने पर नदियों का जाल वापस पहले जैसा शांत हो गया, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। इस दौरान खौलते लावा के तालाब में पथरीली समाधि तैरती जा रही थी, जिसमें लेटे हुए लाल बालों वाले आदमी की आंखें बंद थी, मगर उसके चेहरे पर अचानक लाल रंग की चमक दिखाई देने लगी, जिसके साथ ही उसकी उंगलियों में कपकपी महसूस हुई। इसके बावजूद वो आदमी जागा नहीं, लेकिन उसके शरीर से एक अजीबोगरीब आवाज बाहर निकलकर उसके आसपास गूंजने लगी। प्राचीन दरदनाक पत्थर को ले जाया गया है और प्राचीन पाषाण बहुत बुरी तरह जख्मी है। इस लड़के के पास बर्फ की मलिका की खुशबू भी महसूस हो रही थी। क्या इसका मतलब वो पुनर्जन्म लेने में कामयाब हो गई? वो भारी आवाज उस जगह पर गूंजती गई जब तक कि वो पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। दूसरी तरफ छोटू बाहर निकलते ही देखने लगा कि तकनीक की शक्तियां उस पर हमले करती जा रही हैं। वो इन हमलों से बचने के लिए उस जगह पर गया था जहां से उसे वो लाल पत्थर हासिल हुआ था। चारों तरफ से आती रोशनियों के हमले को देखकर छोटू मजबूरी में अपनी आंखें बंद करने लगा। अरे नहीं, आखिर मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है? मगर जैसे वो रोशनियां छोटू के ठीक सामने आई तो अचानक से वो वहीं हो गए। सिर्फ एक के बाद एक वो ताकतवर रोशनियां आकाश में लगी, जिसे देखकर खुद छोटू काफी हैरान हुआ। दरअसल उसके ठीक पीछे लाल रंग का पत्थर हवा में तैर रहा था। ये वही पत्थर था जो छोटू ने कुछ वक्त पहले तिलस्मी पत्थर की मदद से हासिल किया था। उससे एक बात साफ हो गई थी कि वो पत्थर रोशनियों के हमलों को नाकाम कर सकता था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब तो उस पर और हमले भी नहीं हो रहे थे। इस बात के एहसास से छोटू ने मुस्कुराते हुए चैन की सांस ली और वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर लाल रंग के पत्थर को वापस पोटली में रखने लगा। उसके बाद वो चुपचाप आगे बढ़ते हुए किनारे पर बैठ गया, जिसके बाद उसने करिश्माई जिंदगी फल बाहर निकाल लिया। अब जो कि उस जगह पर छोटू पर हमले नहीं होने वाले थे, इसलिए वो उस जगह का इस्तेमाल अपनी ट्रेनिंग के लिए कर सकता था। जाहिर सी बात थी कि इतनी गहराई में कोई भी चीज उसे परेशान नहीं कर पाती। इस ख्याल के साथ ही छोटू ने अपनी नजरें करिश्माई जिंदगी फल की तरफ की और आंखों में चमक के साथ कहा, इस करिश्माई जिंदगी फल की मदद से मैं परमजीत रहने तक पहुंच कर रहूंगा।
उस गहराई से काफी ऊपर तालाब के ठीक बगल में ढेर सारे तंबू लगे हुए थे। इन तंबुओं में काफी भारी तादाद में इंसान नजर आ रहे थे, जिनके बातचीत की आवाज भी सुनाई दे रही थी। ये सभी लोग थे बाजा दल के योग था, जो उस जगह की निगरानी रख रहे थे। इन लोगों से थोड़ी दूरी पर एक चट्टान थी, जिस पर बैठी एक लड़की चुपचाप अपनी ट्रेनिंग में लगी हुई थी। उसके शरीर की शक्तियों से महसूस होती हलचल वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी, जिसे देखते हुए बहुत से लोग हैरान हो रहे थे। तभी इन लोगों के बीच खड़ी एक लड़की, जिसका नाम गिरी था, पास खड़ी लड़की से कहने लगी, जी हाँ दीदी के शरीर से निकलती शक्तियां तो बढ़ती जा रही हैं। मुझे लगता है कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो बहुत जल्द वो शुरुआती परमजीत बनने में कामयाब हो जाएंगी। तब तो हमारे बाजा दल की ताकत के सामने कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा जब छोटू परमजीत बनकर बाहर निकलेगा, और क्या है प्राचीन दैवयाग पत्थर की सच्चाई, कैसे सामना करेगा छोटू आने वाली मुश्किलों का? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।